फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मामले का विवाद बढ़ता जा रहा है। आज भी इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी जारी रही तो बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा एक तरीके से बनता हुआ दिखाई पड़ा, जिसको लेकर बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को घेर रहे हैं। क्या है बंगाल की सियासी जंग, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। बताएंगे आपको एसआईआर की प्रक्रिया के बीच बंगाल में कई मोहल्ले के मोहल्ले क्यों होते जा रहे हैं खाली। दिखाएंगे खबर लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत विकास को लेकर आज कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट हुए देश को समर्पित। साथ ही साथ होगी खबर इंडिगो संकट के बाद उपजे हालात से कितने आया है सुधार। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बंगाल में बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने लगाया टीएमसी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। कांग्रेस ने भी ममता सरकार पर साधा निशाना। हुमायूं कबीर के फिर तल्ख हुए तेवर, खुद को बताया बंगाल का ओवैसी। एआईएमआईएम प्रमुख के साथ चुनाव लड़ने का ठोका दावा, कहा समय बताएगा बंगाल का मुसलमान किसके साथ। देश की सीमाओं को मजबूत करने की दिशा में सरकार का एक और बड़ा कदम। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में श्योक टनल सहित 5,000 करोड़ रुपए की 125 रणनीतिक परियोजनाएं राष्ट्र को की समर्पित। सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी एक साथ साधने का लक्ष्य। एविएशन नेटवर्क तेजी से हो रहा सामान्य परिचालन पूरी तरह से स्थिर होने तक सुधारात्मक उपाय रहेंगे जारी। इंडिगो ने अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड किया जारी। रात 8 बजे तक पूरा रिफंड लौटाने का था आदेश। उम्मीद केंद्रीय पोर्टल की समय सीमा पूरी हुई। पोर्टल आधिकारिक तौर पर 6 दिसंबर को अपलोड के लिए हुआ बंद। पोर्टल पर 5,17,040 वक्फ संपत्तियों को किया गया शामिल। और बात तो पहले करते हैं बंगाल से। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। पहले एसआईआर के मुद्दे पर राज्य की सियासत गरमाई हुई थी और अब टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। जहां एक और टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं मामले पर ममता बनर्जी की खामोशी और राज्य प्रशासन का सहयोग कई प्रकार के सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच कोलकाता में आज भगवत गीता के पाठ के लिए लाखों लोगों के जुटने की घटना को भी राज्य में बदलते समीकरण के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मामले का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शनिवार को टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अपने समर्थकों के साथ मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया। मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। टीएमसी पर आरोप लगाया गया है कि हुमायूं कबीर को टीएमसी से निकालना केवल एक राजनीतिक ड्रामा है। हुमायूं कबीर के माध्यम से टीएमसी बाबरी मस्जिद के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति को अंजाम दे रही है। The persons who do the politics on the basis of only on the basis of the religion, they are destroying the secular fabric of the country. It is with the blessings of Mamta it is happening. उधर बाबरी मस्जिद करने का निर्णय भी उनके पार्टी वाले करते हैं, बाद में ममता जी उसका विरोध करते हैं। पहले उनको पार्टी में लिया क्यों? जब वो पहले से बोल रहे थे, अभी तक क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया? अभी एक्शन लेके ये नाटक करने का कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में एक तरफ अपीजमेंट की राजनीति है और दूसरी तरफ विकास की राजनीति खड़ी है। चाहे ममता बंदोपाध्याय हो,
चाहे हुमायूं कबीर हो, दोनों ही अपीजमेंट के तरफ खड़े हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल का माहौल खराब करना चाहती। एक तरफ तो हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर कर दिया, दूसरी तरफ टीएमसी के इशारे पर ही ये सब काम हो रहा है। टीएमसी ध्रुवीकरण चाहती है, टीएमसी पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। भले ही टीएमसी और ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित करने की बात कह रही हो, लेकिन 6 दिसंबर को जिस तरह से बंगाल का पूरा प्रशासन बाबरी मस्जिद के लिए इकट्ठा हुए लोगों के पक्ष में काम करता नजर आया, उससे ममता बनर्जी के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी टीएमसी पर बंगाल में वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद मुकदमे में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी टीएमसी को बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति करने पर घेरा है। Question should be asked to Mamata Banerjee why she is so silent, because Mamata Banerjee is well known for his vocal character. She always vociferous. So this is the incumbent upon Mamata Banerjee to react on whatever way she likes. आज टीएमसी के नेता बंगाल में इलेक्शन आया तो उनको याद आया और मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हो गई। हमारा तो कहना है कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए। जहां बंगाल में बाबरी मस्जिद का विवाद गहराया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर रविवार को सनातन संस्कृति संसद के बैनर तले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लोखो कंठे गीता पाठ का आयोजन किया गया। इसमें करीब 5 लाख लोग भगवत गीता का पाठ करने के लिए इकट्ठा हुए। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में सियासत का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक और एसआईआर को लेकर बंगाल राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, तो वहीं बाबरी मस्जिद के मामले ने बंगाल के सियासी पारे को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल में इस समय बाबरी मस्जिद का मामला राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। इस पूरे विवाद के पीछे टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर हैं, जिनसे मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया और कल 6 दिसंबर को इसकी नींव भी रख दी। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही हुमायूं कबीर को घेर रहे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच हुमायूं कबीर का क्या कहना है, उनसे बात की हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता ने। आइए आपको सुनाते हैं। ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। मुसलमान आदमी को साथ मैं जुबान दिया, मैं ये ढांचा बनाएंगी, कोई रुक सकता नहीं। तृणमूल भी आपको अटैक कर रहा है, बीजेपी भी आपको अटैक कर रहा है, तो हुमायूं कबीर है किसके? हुमायूं कबीर मुसलमान के लिए है। बांग्लार मुसलमान को नेता बन रहा है। वो जो हैदराबाद में ओवैसी है, बंगाल में वो ओवैसी का डुप्लीकेट है। अच्छा जी, तो आप मीम के ओवैसी जैसा बनना चाहते हैं बंगाल में? बंगाल में तो मैं बन गया वैसी। वो हैदराबाद में है, मेरा बंगाल में वैसे बन गया। अभी भी ट्रायल चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, थोड़ा बात वेट कर लीजिए। शुभेंदु अधिकारी जो बोल रहा है मैं हिंदू का एमएलए हूँ, कोई मुसलमान को डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो मेरा हक नहीं है मुसलमान के लिए डेवलपमेंट के लिए मैं नेता बनना। 78 प्रार्थी उम्मीदवार तो वो ममता बनर्जी को खिलाफ गया, तो मैं अगले दिन दिखाएंगे बंगाल का मुस्लिम जनता किसका पास है, किसका बात सुन के। वो कल पिक्चर शुरू हुआ, अभी ट्रायल चल रहा है, अभी बाकी फाइनल पिक्चर अगले दिन आ जाएगा। चलिए, आज के डेट में आपका मैसेज? आज के दिन में मैं एक ही मैसेज बोलूंगा। मेरा वादा किया, मुसलमान आदमी को साथ मैं जुबान दिया। ये मुसलमान का बाबरी मस्जिद इनका इमोशनल है, मुसलमान का। मैं ये ढांचा बनाएंगी, कोई रुक सकता नहीं। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जो एमएम के लीडर है, वो आपका तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या गठबंधन का कोई मतलब सिग्नल है? अगले दिन गठबंधन तो बनेगी। वैसे सबको साथ मैं ही
यहाँ का मुसलमान बंगाली मुसलमान का लीडर होगी और वो नॉन बंगाली मुसलमान का लीडर होगी। मीम के साथ आप गठबंधन वासी करेंगे? साहब के यहाँ लेके आएगी। अच्छा, मैं ही ममता बनर्जी के एक्स बनाने के लिए वो वासी साहब और हुमायूं कबीर एक साथ में चुनाव में उतरेगी। तो आपने सुना कि हुमायूं कबीर किस प्रकार से अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो चुनाव भी लड़ेंगे और वो अपने आने वाले समय में गठबंधन का जिक्र भी कर रहे हैं। इन तमाम मसलों पे आगे हम बात भी करेंगे। उससे पहले एसआईआर के मसले पे भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में भले ही एसआईआर को राजनीतिक विवाद रहा हो, लेकिन एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही तरीके से संपन्न हो गई और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी बिहार में निष्पक्षता से पूरे हो चुके हैं। लेकिन बंगाल में एसआईआर को लेकर मामला बुरी तरीके से राजनीतिक तौर पर गरमाया हुआ है। जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ है उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए वापस जा चुके हैं और मोहल्ले के मोहल्ले खाली पड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच बंगाल में कई बीएलओ की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी, राज्य सरकार, टीएमसी और ममता बनर्जी को घेर रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच सूबे में जारी पश्चिम बंगाल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों में दहशत का माहौल है। ऐसा ही मंजर देखने को मिला पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में, जहां मध्यम ग्राम माथपारा गांव पूरी तरह वीरान हो गया है। मध्यम ग्राम नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड में सैकड़ों परिवार रहा करते थे, लेकिन सभी परिवार रातों रात गायब हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ बांग्लादेश से आए लोग रह रहे थे, जो पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रहे थे। योजना में सामान्य वर्ग की गरीब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए, जबकि SC/ST वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए दिए जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि एसआईआर के डर से ये इलाका रातों रात वीरान हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सीईओ कार्यालय ममता सरकार को बार बार चेतावनी दे रहा है। बावजूद बारुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अनुशासनहीनता और अवैध गतिविधियों की घटना सामने आई है। बारुईपुर पूर्व के एक बीएलओ को निर्वाचन आयोग के 4 नवंबर को अनुशासन भंग करने के आरोप में बर्खास्त करने के बावजूद 25 नवंबर के इन्यूमरेशन फॉर्म पर बीएलओ के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस संदर्भ में सीईओ कार्यालय ने सवाल उठाए हैं कि ये कैसे संभव हुआ है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता के साथ साथ सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल के पास भी इस संबंध में शिकायतें जमा हुई हैं। खबर है कि केवल बारुईपुर पूर्व के 94 नंबर बूथ के कई बीएलओ सीईओ कार्यालय की जांच के दायरे में हैं। कमीशन के एक अधिकारी ने बताया कि तृणमूल के बूथ अध्यक्ष की एक शिक्षिका को पहले 94 नंबर बूथ का बीएलओ बनाया गया था। विपक्षी दल की शिकायत के आधार पर उस शिक्षिका को हटाकर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को यह जिम्मेदारी दी गई। कमीशन का कहना है कि इसके बावजूद हटाए गए बीएलओ ने कई फॉर्म जमा किए हैं। सवाल पूछे जाने पर नए नियुक्त बीएलओ ने बताया कि बीमारी के कारण 96 नंबर बूथ के बीएलओ ने फॉर्म एकत्र किए थे। हटाए गए बीएलओ ने जो भी फॉर्म एकत्र किए हैं, अब उन दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर गड़बड़ी को लेकर भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर हमला बोला है। बंगाल में एसआईआर को लेकर बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, धांधली हो रही है। ऐसे लाखों लोग हैं जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉर्म लिया और फॉर्म फिलअप किया है। इसलिए स्क्रूटिनी यहाँ पूरा होना चाहिए। फॉर्म गया है, वापिस नहीं आया, ऐसा भी है शंका। लेकिन जो फॉर्म वापिस आया उसमें भी तो मुझे लगता है 10% कम से कम फॉल्स नाम है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये और बीएलओ लोग जानते हैं, जो दूसरा नाम दिया है जिससे इसका रिश्ता नहीं है, वो जानबूझ कर कराया है। बंगाल में एक के बाद एक नई राजनीतिक हलचल के बीच जारी एसआईआर को लेकर राज्य सरकार का रवैया लगातार सवालों के घेरे में है। प्रसन्नजीत बख्शी और सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बंगाल में कई मसलों पर सियासत गरमाई हुई है और इसी विषय पे आज हम करेंगे बात। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, बंगाल में राजनीति का धार्मिक मोड़, क्योंकि बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद पूरा मामला राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। आरपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा संजय सरकार है, नेता टीएमसी के। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय सरकार जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आपके ही नेता अभी तक रहे हुमायूं कबीर और अब वो बाबरी मस्जिद के नाम पर राज्य में बड़ा एक धार्मिक
एक तरीके से बंटवारा करते हुए दिखाई पड़ रहा है। भले ही आपने निलंबित किया है, लेकिन आपके इस निलंबन को बीजेपी कह रही साहब ये दिखावा है। संजय जी, देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी को टिकट में मुर्शिदाबाद 11 जो लोकसभा सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी को टिकट में जीते थे। हर जगह पोस्टर लगा चौकीदार हुमायूं कबीर, ठीक है। फिर चुनाव में बोला हम राष्ट्रवादी मुसलमान है, मोदी जी को जीतना चाहिए। कल भी एक बयान दिया, क्या बयान दिया? मतलब ममता से भारतीय जनता पार्टी अच्छे है। मतलब ये सब क्यों बोल रहे हैं, समझने पड़ेंगे कि कहां पर नैरेटिव हो रहा है, आपको समझने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको कहा कि अब पैसा देके इसको जानबूझ के उसको खिला रहा है। क्यों खिला रहा है? जब दीदी 128 रन में क्रीज में रही है और वो नॉट आउट रहे, और अभी उनको 294 में, अभी 166 में दीदी को कॉन्टेस्ट करना है। अगर 128 हम तोड़ नहीं पाएंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता आने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो 128 को तोड़ने के लिए कि हुमायूं कबीर को दे गया। सबसे बड़े बात है, जब हुमायूं कबीर जब भी बागी होकर दूसरे पार्टी में गया है, जमानत जब्त हो गया। जब दीदी का सिंबल और पार्टी का सिंबल और दीदी का छवि नहीं रहेंगे तब तक हुमायूं कबीर जीतना तो बहुत दूर के बात है। वो मतलब 0/सन्नाटा जमानत। तो संजय जी, आपको ये पता नहीं लगा कि वो बीजेपी के हाथ में का खिलौना बन गए हैं? आप लोग को ये वक्त रहते पता नहीं लगा? आप उन्हें पहले पार्टी से निकाल देते, इतना बड़ा मामला बनने ही नहीं पाता कि अगर वो बीजेपी के साथ खेल रहे। नेता तो आप ही के थे, विधायक आप ही के थे इतने समय तक। अभी देखिए मेरे पार्टी से विधायक चुनाव जीता, ये हकीकत है, ये सच्चाई है जी। लेकिन वो खेल रहा था, हम लोग भी उसको खेल देख रहा था। कहां तक आपको पता था सर? मतलब टीएमसी को पता था कि वो बीजेपी के हाथ से खेल रहे हैं? बीजेपी के हाथ में बिल्कुल खेल रहा है, ये हम लोग को मालूम हो चुके थे। देखिए अच्छा, दूसरे नंबर बात, और सर आपने खेला होने दिया फिर? संजय जी, फिर आपने खेला होने दिया कि यहां तक बात आ जाए, उसके बाद फिर फैसला लेंगे जी। अंतिम तक पहुंचने पड़ेंगे ना, उसको अंतिम नहीं पहुंचेंगे तो उसको किस झटका दिया जाएगा जी। मतलब बोलते हैं जोड़ के झटका धीरे से लगे, कहानी है ना एक, तो हम उसको झटका जो दिया है अभी क्या बोल रहा है, बोला लास्ट ठीक है, आपने एक अंतिम झटका दे दिया। आरपी सिंह जी, सवाल ये है कि वो टीएमसी से निलंबित भले ही विधायक है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके हाथ का खिलौना है और वो आपके कहने पर पूरा काम बंगाल में कर रहे हैं। सर संजय जी, आता हूं आपके पास, बाकी मेहमान भी है, आता हूं आपके पास। आरपी सिंह जी, 4.5 साल तक उसको पलकों पर बैठा कर रखा, उनको परोसते रहे। 4.5 साल तक तो इनका रिश्तेदार था वो, 4.5 साल तक तो सब ठीक था। अच्छा, अगर अब भी गलत है आपको पहली बात ये बताइए कि बाबर के नाम पे इस देश में मस्जिद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रही है इसके बारे में? इस देश में बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी, ये कहां तक ठीक है बता दीजिए। बाबर के बारे में साहब श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया है, ऐती मार पई कुरलाल ने तय की दर्द नाया, कि हे भगवान तेरे राज में इतनी मार पड़ रही है, इतना अत्याचार हो रहा है और आपको दर्द नहीं आ रहा। ये बाबर को लेकर वर्णन किया है। उस बाबर की मस्जिद बन रही और ये चुपचाप बैठे हैं, इन्होंने क्यों नहीं रोक लगाई? सर वो कह रहे हैं, आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट का ऑर्डर का सम्मान कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा काम है। इतने दिन तक ये हाईकोर्ट का ऑर्डर का सम्मान कर रहे थे क्या? जब वहां पर मुहर्रम का जुलूस पहले निकलेगा और दुर्गा माता की जो विसर्जन है वो बाद में होगा, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर तब भी आया था ना इनके ऊपर। सर में क्या कि जय श्री राम के नारे लगाने पर लोगों को जेल में डाल देंगे, वहां पर इनके नेता कहेंगे कि वक्फ के बारे में कुछ किया तो हम कलकत्ता पूरा जाम कर देंगे। इनके नेता कहेंगे कि हम यहाँ पर शरिया लागू करेंगे, यहाँ पर शरिया के हिसाब से शरिया कानून चलेगा, तो वो हाईकोर्ट का ऑर्डर का इंतजार करें क्या? मूलतः एक ही बात है, वो है कि ये मिली भक्त है, इन्हीं का आदमी है वो। आप देख लीजिएगा अंतगत्वा वो वापस से सांठगांठ करेगा इनके साथ और इनके लिए प्रचार प्रसार भी करेगा। क्या है कि इनको एक वोट बैंक दिखता है, उस वोट बैंक के लिए किसी हद तक जाते हैं। इन्होंने अभी हाल में क्या कहा था ममता बनर्जी ने कि एक भी अगर बांग्लादेशी निकाला गया, एक भी SIR में निकाला गया तो मैं देश की ईंट से ईंट बजा दूंगी, इस प्रकार की कुछ भाषा इस्तेमाल करी थी। अरे किसके लिए? किस घुसपैठियों के लिए? अभी आपने रिपोर्ट दिखाई किस प्रकार से घुसपैठिए भागे जा रहे हैं, एक के बाद एक उनके कमरे खाली, उनके मोहल्ले खाली हो रहे हैं जी। तो पता लगता है कि जमीन में हकीकत क्या है। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। संजय जी, मैं बाकी मेहमान भी, संजय जी मैं आपसे ही शुरू किया तो मैं फिर आता हूं आपके पास। शेखर अय्यर जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शेखर जी, हुमायूं कबीर आखिर किसके हैं? सवाल ये खड़ा हो रहा है। बीजेपी कह रही साहब टीएमसी के हैं, टीएमसी कह रही साहब बीजेपी के हैं। आखिर हुमायूं कबीर है किसके, जिन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है बंगाल में? शेखर जी,
आरेंद्र जी, लगातार ममता के लिए एक जो चुनौती जो सामने है कि जो तृणमूल कांग्रेस के लिए जो माइनॉरिटी वोट्स है और बंगाल में वो काफ़ी संख्या है, कम से कम लगभग 30% की है, और हर बार तृणमूल कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी वोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपने देखा होगा पिछले चुनाव में एक इंडियन सेकुलर फ्रंट करके सिद्दीकी एक जो क्लरिक है उनके एक पार्टी बनाई गई, उसने भी तृणमूल के माइनॉरिटी वोट्स पे काफ़ी छेद पहुंचाया था। अब एक दूसरा अभी एक व्यक्ति आए हैं जो उनके ही एमएलए हैं और वो स्वयं कह रहे हैं कि वो पार्टी बनाएंगे, ओबीसी को भी बुला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में और वो इंडियन सेकुलर फ्रंट की भी बुला रहे हैं। इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो क्राइसिस, लगातार इंटरनल क्राइसिस जो चल रही है, उस क्राइसिस जो माइनॉरिटी वोट्स को लेकर भी है। सो ममता के लिए एक चिंता है, इसीलिए उन्होंने उनको एक्सपेल किया। लेकिन साथ में साथ ये बात भी है कि जिस पार्टी को वो 30% की माइनॉरिटी वोट्स मिल जाए उसके लिए जीतना आसान हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर उनको केवल 15-20% चाहिए। 15-20 तो बहुत ज़्यादा है। और बंगाल में लगातार यही एक कारण रहा है कि तृणमूल की हर चुनाव में जीत हुई है। इस बार ममता के लिए नए नए चुनौती आ रहे हैं। वो चुनौती एक प्रश्न चिन्ह डाल रहा है कि तृणमूल के माइनॉरिटी बेस के ऊपर। इसीलिए जो आप देख रहे हैं जी, जो पॉलिटिक्स चल रही है, और हो सकता है कि चुनाव के बाद वही कबीर फिर आ जाए तृणमूल में, कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। बिल्कुल संजय जी, सवाल ये उठता है कि आप जनता को समझाएंगे कैसे, क्योंकि जो व्यक्ति आपके पार्टी के सिंबल पर विधायक बनता है, 4.5 साल तक आपके साथ रहता है, एक विषय पे आप उसको निलंबित कर देते हैं। आप कह रहे थे उससे पहले हमको पता था कि साहब वो बीजेपी के हाथ खेल रहा है, मतलब आपको जानकारी होने के बाद आप कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो आप जनता को समझाएंगे कैसे कि साहब इस मसले पे कि हम या टीएमसी पार्टी नहीं खड़ी है हुमायूं कबीर के साथ में? संजय जी देखिए, आरपी सिंह जी को सवाल का जवाब देते तो बहुत बड़ा सनातनी है ना। बिहार में जब समस्तीपुर में भगवान भोलेनाथ और पवन पुत्र बजरंग बली जी को मंदिर तोड़ा जाता है, उसको घिसकते मिट्टी, मतलब जो आपको लोडर गाड़ी करके लेके जाते हैं, तब आपको सनातनी धर्म में कहाँ रहते हैं? सनातनी उस समय आपको अंदर में सनातनी लगता नहीं है? बिहार में समस्तीपुर में हुआ देखे कि नहीं आरपी सिंह जी? नंबर 2, ये बोल रहा है घुसपैठी के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? बीएसएफ का जो ईस्टर्न रीजन के जो आईजी है वो बोल रहा है 186 घुसपैठी हम लोग बांग्लादेश में भेजे हैं। बीएसएफ का ईस्टर्न रीजन के आईजी बोल रहा है। और रह गया पत्रकार महोदय जी अभी बोल रहे हैं 1500 किलोमीटर दूर में बैठ के ना बंगाल देख नहीं सकते, बंगाल को नजदीक में आके देखने पड़ेंगे। आप इतना बड़ा संजय नहीं है जो धृतराष्ट्र को आप दिखा देंगे, आपको इतना बड़ा संभव नहीं है। नंबर 2, आपको मैं बताता हूं बंगाल का समीकरण क्या है आपको जानकारी आप ले लीजिए। 128 से एक फॉर्मूला है, 76 डायरेक्ट, 52 30 से 45% तक, 128 हो गया यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूं। और लगे 166 में भारतीय जनता पार्टी कभी भी 147 जीत नहीं पाएंगे। जीतने के लिए ना उसको संगठन है, ना उसको बूथ लेवल में एजेंट देने के लिए ताकत है, ना जितना भी गीता पाठ कर ले। और बागेश्वर जैसे किसको लेके नहीं आया, बागेश्वर को लेके आया था ना। बागेश्वर अपना घर में इसको बहन को मुस्लिम मोगल को साथ शादी हो गया, घर में हिंदुत्व नहीं बना पाए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्तिक महाराज को गीता में बैठाया। कार्तिक महाराज कौन है? एक महिला को प्रेग्नेंट किया, बलात्कार किया, एबॉर्शन किया, उसको शादी नहीं किया, उसको भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने पद्मश्री दिया है। इतना भ्रष्टाचारी को देंगे और गीता पाठ कराएंगे तो आदमी को मन में ये प्रश्न नहीं होगा। तो सर टीएमसी गीता पाठ के खिलाफ है। संजय जी, गीता पाठ हुआ ये गलत है, टीएमसी ये कह रही है। नहीं, हम बिल्कुल गीता पाठ का गीता आपको मालूम है बंगाल में, आपको ना आप 1500 किलोमीटर दूर में बैठ के सर बिल्कुल, मैं तभी आपसे पूछ रहा हूं सर, आप यहाँ मौजूद हैं, आप इसीलिए मौजूद हैं, आप टीएमसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप बंगाल से, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं सर, क्या टीएमसी गीता पाठ के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं, पक्ष में है। मैं आपको मेरे बंगाल में हर घर में, करोड़ों घर में रोज सुबह 4 से लेकर 7 के बीच में गीता चंडीपाठ मेरे घर में रोज होता है। आप आ जाइए, मेरे मिसेस 4 बजे उठती है, नहाती है, नहा के पहले घर सफाई करके गीता चंडीपाठ। तो सर अगर गीता पाठ हो रहा तो उसमें फिर टीएमसी उसका विरोध क्यों कर रही है? क्यों उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक मंच पे। ठीक है, आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि साहब एक तो ये कि साहब आप लोग कितना भी जोर लगा लीजिए सरकार बनाने की स्थिति में आप आएंगे नहीं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग गीता पाठ के बहाने राजनीति कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब ठीक है, संजय जी ओके, आपका पॉइंट आ गया सर, समय की सीमा है। संजय जी समय की सीमा होती है, आपका पॉइंट आ गया, आपका जवाब भी सुन लीजिए, धैर्य रखिए। हाँ आरपी सिंह जी,
पिछली बार नंदीग्राम में क्या हुआ था याद है? ममता बनर्जी चुनाव लड़ने गई थी और कितना मूंगी खाई थी, मुख्यमंत्री थी राज्य की, फिर भी हार गई, फिर दोबारा से लड़ना पड़ा किसी और सीट से जाकर। तो संजय टोका नहीं आपको, मैंने आप वहां से बैठे बैठे जो बोले बोलिए। संजय जी आप सुनने का धैर्य भी रखिए। संजय जी आप कम से कम मिनिमम इतना तो पेशेंस दिखाइए। आपने तमाम बातें कह ली, ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है संजय जी, जहां से आप एक तरफा तकरीर करेंगे। संजय जी इतना आप धैर्य दिखाइए प्लीज। हाँ आप भी अपनी बात पूरी करें। हाँ दूसरी बात, बाबा बागेश्वर वहां पर गीता पाठ करें, रामायण का पाठ करें, इनको दिक्कत क्यों हो रही है? वैसे कह रहे हैं मेरी पत्नी गीता पाठ करती है, चंडी की पाठ करती है, और वैसे बाबा बागेश्वर को गाली निकाल रहे हैं। अरे बाबा बागेश्वर वही पाठ करें जो आपकी पत्नी करती है, पर आपको उसमें दिक्कत है। अगर कोई 2, 4, 5 लाख 10 लाख लोग इकट्ठे होकर जमीन पर मिलकर कोई गीता पाठ करें, उसमें क्या दिक्कत है? परंतु आपको तो क्योंकि कोई भी सनातन की कोई चिंता करेगा, सनातन की कोई बात करेगा, सनातन की कोई आवाज उठाएगा, उस पर आपको दिक्कत होगी। आपने कभी सोचा था कि बाबरी मस्जिद बनेगी वहां पर? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जाकर क्यों नहीं रोका बाबर की मस्जिद बनने से? जी रोक सकते थे आप। अब तो वैसे तो कौन सा कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं आप, परंतु नहीं, क्योंकि वो सूट करता है आपको, और आपको बाबा बागेश्वर जैसे संत को गाली निकालना भी सूट करता है। इसलिए आप चलते रहिए और मेरी बात नोट कर लीजिएगा। आप 128, 166 ये सब आंकड़े धरे धरे रह जाएंगे। इस बार हम लोग वहां पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं जी, और मजबूती से हम चुनाव जीतेंगे वहां पर। ठीक है शेखर जी, सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी जो तमाम मसलों पे सड़क पे उतरती हैं, बहुत वोकल है, अपनी बात बड़ा बेबाकी से रखती हैं, लेकिन इस बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर उनकी खामोशी पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। शेखर जी देखिए, वो जैसे मैंने पहले कहा, तृणमूल के अंदर एक इंटरनल क्राइसिस चालू है। ये क्राइसिस लगातार पिछले 2-3 साल से चल रहा है। आप चुनाव क्यों आ रहा है इसको लेकर आप देख रहे हैं जो क्राइसिस जो बन रही है लीडर्स के बीच में। आपने तो यही रिपोर्ट भी पढ़ा है कि लीडर्स के अपने समर्थक के साथ कि वो भिड़ जाते हैं, और ये एक इंटरनल क्राइसिस है। ये कोई बीजेपी का असर या ना असर की बात नहीं है। पार्टी के अंदर जिस तरह वहाँ पे जो शासन जो वहाँ चल रही है पिछले लगातार, पार्टी लोग भी परेशान हैं, लेकिन विकल्प ना अंदर है ना बाहर है। और अभी ऐसे नेता है जैसे हुमायूं कबीर नेता सोच रहे को बाहर जाके अपना कुछ बना ले ताकि फिर वो बार्गेन कर सकते हैं। देखिए, ये लगातार वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है जो बंगाल में। SIR का विरोध भी आप देख लीजिए किस तरह विरोध हो रहा है कि सरकार जो SIR हमेशा होता रहा है उसको इतना राजनीतिकरण देकर BLO को धमका के, BLO को उनकी यूनियन को भड़का के किसी तरह पहले कह रहे हैं हम होने नहीं देंगे, फिर मतलब कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की नेतृत्व को लग रहा है कि भाई हमारे सामने तो इतना बड़ा मुकाबला करने के लिए कोई पार्टी नहीं है कह रहे, लेकिन अंदर से लग रहा है कि कहीं ना कहीं जमीन खिसक रहा है, अपने कंट्रोल में नहीं है कई चीजें। बिल्कुल, क्योंकि ये चुनाव से पहले कई ऐसे मसले हैं जिन्होंने बंगाल की सियासत में उबाल ला दिया, और चुनाव आने तक तमाम मसलों पे कैसे बंगाल की सियासत इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, इस पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आज वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया वक्त निकाल के इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई, और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन। अरे मैं नहीं, सचिन। बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। अरे भाभी रुको, ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाली खड़े खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? आगे क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश की रक्षा तैयारियों में जहां भारत साजो सामान को लेकर तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है, तो वहीं सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत विकास की भी मोदी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख में 125 प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए, जिसमें रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण श्योक सुरंग भी शामिल है, जिसके बनने के बाद 12 महीने तक उन इलाकों तक भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी जहां बर्फबारी के बाद अक्सर रास्ता रुक जाता था। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि दूरदराज इलाके तक ढांचागत रणनीतिक पहुंच ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को ऐतिहासिक सफलता दिलाई है। देश की सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी का लक्ष्य, देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने की कवायद, देश के सीमांत क्षेत्र में आधारभूत संरचना को मजबूती देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को लद्दाख में 125 महत्वपूर्ण बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। इन परियोजनाओं में कुल 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 28 सड़कें, 93 पुल और 4 विविध परियोजनाएं शामिल हैं, जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों और 7 राज्यों में पूरी की गई हैं। लेह में BRO प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर एरिया कनेक्टिविटी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रोजेक्ट देश की सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने की सरकार की अटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये कदम विकसित भारत की दृष्टि के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य सुरक्षा, विकास और कनेक्टिविटी को साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलांस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी की वजह से हमारे जवान मजबूती से मुस्तैद हैं। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन की ऐतिहासिक सफलता तभी संभव हो पाई क्योंकि भारतीय सेनाओं, सिविल प्रशासन और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी और बेहतरीन समन्वय था। आज हमारे जवान कठिन इलाकों में इसलिए मजबूती से खड़े हैं क्योंकि उनके पास रोड्स, रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट सपोर्ट, सर्विलेंस नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, यह सारी चीजें उपलब्ध है। हमारी आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना कि आवश्यक था। इतना बड़ा ऑपरेशन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास सही समय पर लॉजिस्टिक्स को पहुंचाया जा सका। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में जिन सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों को देश को समर्पित किया, इन परियोजनाओं में सबसे अहम है दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर रणनीतिक श्योक सुरंग महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इससे देश की सामरिक क्षमता को एक बड़ी शक्ति मिली है। इस टनल प्रोजेक्ट से लद्दाख के दूर दराज के गांवों और आगे की सैन्य चौकियों तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। डेप्सांग DBO के महत्वपूर्ण
अप्रोच रूट पर बना 12,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। श्योक टनल के चालू होने से पूर्वी लद्दाख के डेप्सोंग डीबीओ सेक्टर तक पहुंच अब और तेज, सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। साथ ही टनल से भारी बर्फबारी में भी सप्लाई लाइन अब नहीं रुकेगी। सैनिकों, हथियार और लॉजिस्टिक्स मूवमेंट की गति कई गुना बढ़ेगी। संवेदनशील एलएसी क्षेत्रों में ऑपरेशनल रेडीनेस और मजबूत होगी और साथ ही मौसम के कारण होने वाली देरी और जोखिम में बड़ी कमी आएगी। इस टनल के शुरू होने से अब न केवल स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी, बल्कि भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा भी और अधिक मजबूत होगी। कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले इंजीनियरों और कर्मियों के अथक प्रयास ने इस असंभव सी दिखने वाली परियोजना को संभव कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में स्थित गलवान युद्ध स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। यह स्मारक भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों की अद्वितीय बहादुरी, प्रतिबद्धता और बलिदान को समर्पित है, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सर, इतनी बढ़िया प्राइस पे कार खरीदना एक मास्टर स्ट्रोक है सर। सर, बिना झंझट के मुझे कार लोन कौन देगा? सर, सचिन? अरे सचिन सर मुझे लोन क्यों देंगे? सर मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा आपको डिजिटल कार लोन, एक्सटेंडेड रीपेमेंट पीरियड और क्विक अप्रूवल भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। वेलकम यू ऑन बोर्ड, स्वागत है आपका स्काई फ्लाइट। सर मैंने बिजनेस क्लास के लिए तो वहाँ पे भूख लगी और ये सब। Excuse me? Yes, sir. Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. Sorry, sir. आज फ्लाइट पे खाना नहीं है, सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। क्यों? किसान छुट्टी पे है, सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सोनिया गांधी के नेहरू की लेगेसी को खत्म करने के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने केवल नेहरू की लेगेसी को जीवित रखने के लिए अन्य कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी नेताओं की लेगेसी को खत्म कर दिया। सरदार पटेल के साथ भी ऐसा ही हुआ। सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने दरकिनार किया। साथ ही बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जो व्यवहार पंडित नेहरू का रहा, उसे दुनिया जानती है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि द रूलिंग डिस्पेंसेशन अर्थात भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के लेगेसी को मिटाना चाहती है। मैं सोनिया जी को ससम्मान कहना चाहूंगा कि केवल और केवल नेहरू जी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को उनके लेगेसी को समाप्त किया है। उनमें सबसे बड़े उदाहरण वल्लभ भाई पटेल जी को समाप्त करने की कोशिश की गई कांग्रेस के अंदर ही। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को
कई वर्षों तक जिस प्रकार उनकी उपेक्षा की गई, उससे बड़ी बात है कि बाबा साहेब अंबेडकर, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। वहीं नेशनल हेराल्ड पर संबित पात्रा ने कहा कि जिन पर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को गबन करने का आरोप है, असल में वो नेहरू की लेगेसी को खत्म कर रहे हैं। जहां तक फिनिशिंग ऑफ नेहरूज लेगेसी का सवाल है, मैं तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हु बेस्ट विल फिनिश द लेगेसी ऑफ नेहरू अदर देन द प्रेजेंट क्लैन ऑफ द गांधीज, द सो कॉल्ड गांधीज, हु आर आउट ऑन बेल इन द नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड जिसे नेहरू जी ने आरंभ किया था और उनके उस संपत्ति को गबन करने के चक्कर में जो आज बेल पे बाहर है और अभी जिनके खिलाफ FIR हुआ है, इफ दे आर नॉट टार्निशिंग द लेगेसी ऑफ नेहरू, हु एल्स इज ट्राइंग टू टार्निश द लेगेसी ऑफ नेहरू। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, AI और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वेलकम यू ऑन बोर्ड। स्वागत है आपका स्काई फ्लाइट। सर मैंने बिजनेस क्लास के लिए तो वहाँ पे भूख लगी और ये सब। Excuse me? यस सर। Get me one veg sandwich, orange juice and some cashews. सॉरी सर, आज फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। आशा करते हैं आपकी उड़ान सुखद हो। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक लाइफ सपोर्ट पर है, पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि यह टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर सीधा प्रहार है। प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया है कि उमर अब्दुल्ला हो या हेमंत सोरेन, सभी का मानना है कि राहुल गांधी के 95 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन गई है। राहुल गांधी की लीडरशिप जो इंडी अलायंस पे है, उस पे एक करारा तमाचा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला हो या हेमंत सोरेन हो, सब इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी जो 95 चुनाव हार चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। राहुल गांधी बेशक कहने को लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो,
परंतु ऑपोजिशन के लोग ही राहुल गांधी की लीडरशिप के खिलाफ बोल रहे हैं। आज इस बात को भी ये प्रूफ करता है कि जो कांग्रेस पार्टी कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम, कभी SIR तमाम बहाने ढूंढती है हार के, असली कारण कांग्रेस पार्टी की हार का राहुल गांधी की देश विरोधी नेतृत्व जो ऑपोजिशन का है वो है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक सफलता मिली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के कान्हा भूमरदेव डिवीजन से जुड़े 10 सशस्त्र नक्सलियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में भारत के संविधान पर विश्वास जताते हुए मध्य प्रदेश पुलिस के समक्ष आधुनिक हथियारों जैसे AK-47 राइफल, इंसास राइफल, SLR, बाकी वॉकी टॉकी जैसे सेट आदि के साथ आत्मसमर्पण किया है। इन सभी नक्सलियों पर विभिन्न राज्यों में कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इसे नक्सलवाद के अंत की दिशा में एक निर्णायक कदम बताते हुए सुरक्षा बलों की दृढ़ता, निरंतरता और जनता के सहयोग की सराहना की है। पिछले 10 वर्षों से सक्रिय यह डिवीजन बालाघाट, मंडला, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले और कान्हा नेशनल पार्क के घने जंगलों में नक्सल गतिविधियों में सक्रिय था। हॉप फोर्स और इंटेलिजेंस विंग के सुनियोजित और लगातार अभियानों ने इन नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया। केंद्र और राज्य सरकार की विशेष पुनर्वास नीति, आर्थिक सहायता, कौशल विकास और सामाजिक पुनर्स्थापन जैसी पहलों ने भी इस सरेंडर को संभव बनाया। वर्ष 2025 से अब तक बालाघाट जोन में सुरक्षा बलों ने सर्वाधिक 10 हार्डकोर नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया है, जिन पर 1 करोड़ 86 लाख रुपए का इनाम घोषित था। प्रदेश पुलिस के बढ़ते दबाव के परिणाम स्वरूप हाल ही में MMC जोन के लगभग 17 नक्सली पहले ही सीमावर्ती राज्यों महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इस आत्मसमर्पण के साथ ही MMC जोन का KV डिवीजन मध्य प्रदेश में पूरी तरह से समाप्त माना जा रहा है, जिसके क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति की स्थापना मजबूत हुई है। 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे, लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला आज भी जारी रहा, जिसके चलते इंडिगो के यात्रियों की परेशानियां खत्म होने का नाम फिलहाल अभी नहीं ले रही हैं। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले स्थिति में थोड़ा सुधार जरूर आया है। इस मामले पर सरकार बेहद सख्त है और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार ने हस्तक्षेप करके यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, तो इंडिगो के शीर्ष नेतृत्व को भी तलब करके जवाब मांगा गया है। सरकार की सख्ती के बाद इंडिगो भी हालात को सामान्य बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है, तो जल्द ही फ्लाइट्स कैंसिल होने का सिलसिला थमने की उम्मीद भी बढ़ गई है। इंडिगो के यात्रियों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि बीते दिनों के मुकाबले स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन संचालन में तेजी से बहाली और यात्री सुविधा में तेजी की बात कही है। हालांकि रविवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन के कारण यात्रियों की लंबी लाइन देखी गई। अमूमन ऐसे ही नज़ारे देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी नजर आए। कुछ यात्री तो ऐसे भी हैं जो 3 दिसंबर से ही एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। देश भर में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये इंडिगो का काउंटर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में यात्री पहुँच रहे हैं। हर यात्री की एक नई कहानी है। मेरी समस्या है, कल लेट दिखा रहे थे, डिले दिखा रहे थे फ्लाइट। मैंने आज उस हिसाब से आया। कहाँ जाना था? मुझे पूर्णिया जाना था, तो अभी बोल रहा है कि नहीं आपका डिपरेचर टाइम 10:35 है, 1 टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग आया, मेरा टिकट कैंसिल बता रहा है। फ्लाइट कैंसिल हो गई है और यहाँ तक कि लोग ये कह रहे हैं कि जिनकी फ्लाइट कैंसिल है उन्हीं को अल्टरनेट फ्लाइट के लिए वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, हायर रेट्स चार्ज कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने आश्वासन दिया है कि सरकार इस संकट को लेकर जवाबदेही तय करने के लिए कदम उठाने जा रही है।
मोहल ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हो गई हैं उन्हें पैसे वापस कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने मौजूदा स्थिति के कारणों का पता लगाने और निवारण उपायों की सिफारिश करने के लिए 4 सदस्यीय एक जांच समिति का गठन किया है और 4 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विदाउट एनी कैंसिलेशन फी चार्जेस को यहाँ पे न लेते हुए प्रवासी जो है हमारे उनके पैसे वापस दिए जाए, जो उनका लगेज है बैगेज हो 48 आवर्स के अंदर उनको मिले। ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने इमीडिएटली ले लिए है। इस बारे में सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। जो जांच कमेटी अपॉइंट किए उसका रिपोर्ट आने के बाद बिल्कुल उस पर कार्रवाई भी होगी। जो कसूरवार है जिनकी वजह से ये हुआ है, मैनेजमेंट का क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या उन्होंने ये सीरियसली क्यों नहीं लिया, ये सब बातें उसमें आएगी और बिल्कुल कार्रवाई होगी। इंडिगो पर सरकार की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। नागर विमानन मंत्रालय के मुताबिक इंडिगो ने उड़ानों के रद्दीकरण के लिए अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया है। सरकार ने एयरलाइन को बड़ी संख्या में उड़ानों के रद्दीकरण से प्रभावित हुए सभी यात्रियों को पूरा रिफंड लौटाने का आदेश दिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य और दिव्यांशु की रिपोर्ट, DD न्यूज। बिहार में करारी हार और पार्टी टिकट बेचने के आरोपों से घिरी कांग्रेस की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा मामला पंजाब से है, जहां कांग्रेस पर 500 करोड़ रुपए में प्रदेश का CM पद बेचने का आरोप लगा है। ये आरोप भी कल तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और कांग्रेस की सांसद रही नवजोत कौर ने लगाए हैं। नवजोत कौर ने कांग्रेस पर 500 करोड़ रुपए में CM पद बेचने के आरोप लगाए हैं। नवजोत कौर के इस आरोप के बाद भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पर बहुत ही गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वह 500 करोड़ में CM का पद बेचती है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। ये बेहद ही गंभीर मामला है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और बाहर भी लोकतंत्र के लिए भी दुश्मन है। देश की जनता को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नवजोत सिंह सिद्धू जी की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री का पद कम से कम 500 करोड़ रुपए अटैची में आप दें, उसके बगैर संभव नहीं है। और कांग्रेस में आरोप पहली बार नहीं लगा है। इससे पहले भी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि 2008 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में सारी सीटों की बोली लग रही थी, यानी जो जितना पैसा दे सकता है उनकी नीलामी ऐसी हो रही। देश की जनता को बहुत सावधान रहना चाहिए कि ये लोग पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं और पार्टी के बाहर भी लोकतंत्र के दुश्मन हैं। देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए उम्मीद केंद्रीय पोर्टल आधिकारिक तौर पर 6 दिसंबर को अपलोड के लिए बंद हो गया है, जिससे उम्मीद अधिनियम 1995 और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार इसकी 6 महीने की विंडो पूरी हो गई है। इस पोर्टल को 6 जून 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लॉन्च किया था। अंतिम गणना में समय सीमा नजदीक आते ही गति में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। कई समीक्षा बैठकों, प्रशिक्षण कार्यशालाओं और सचिव स्तर तक के उच्च स्तरीय हस्तक्षेपों ने इस प्रक्रिया में नई गति ला दी, जिससे अंतिम घंटों में अपलोड में भी तेजी आई है। पोर्टल पर 5,17,040 वक्फ संपत्तियों को शामिल किया गया था। नामित अनुमोदन द्वारा 2,16,905 संपत्तियों को मंजूरी दी गई। निर्माताओं द्वारा 2,13,941 संपत्तियां प्रस्तुत की गईं और समय सीमा तक पाइपलाइन में है। सत्यापन के दौरान 10,859 संपत्तियां अस्वीकृत कर दी गईं। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अरे भाभी रुको, लड़के वाले आ गए। खाली खाली खड़े खड़े हाथ क्या जोड़ रहा है? खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना ना,
क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। नॉर्थ गोवा के अरपुरा स्थित एक नाइट क्लब के रेस्टोरेंट में आग लगने से मरने वालों की संख्या 25 हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर गहरा दुख जताया है। PM मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रूपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के वीरों और वीरांगनाओं का आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हम उन वीर पुरुषों और महिलाओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो अटूट साहस के साथ हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। आइए हम भी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में सहयोग करें। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रविवार को गुरुग्राम में ब्रह्म कुमारी के ओम शांति रिट्रीट सेंटर के रजत जयंती वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने पिछले 24 वर्षों से समाज को दी जा रही आध्यात्मिक सेवाओं के लिए इस केंद्र की सराहना की। अपने गुजरात दौरे के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद नगर निगम की 1507 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इसके साथ ही अहमदाबाद के थलतेज वार्ड में PM आवास योजना के तहत बने 861 नवनिर्मित EWS आवासों का उद्घाटन किया। अमित शाह ने कहा कि ये अत्याधुनिक और सुविधा संपन्न आवास क्षेत्रवासियों के सुगम और सुरक्षित भविष्य को मजबूत आधार बनाएंगे। न्यूज़ नाइट